दोस्तों अब अपन बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोस्तों इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय जो एलील है, युग्म विकल्पी है, वो रैंडम या यादृच्छिक तरीके से पृथक हो जाते। अर्थात इस बात का मीनिंग यह है कि युग्मक या गैमीट किसी एक लक्षण के लिए शुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। विसंयोजन सेग्रीगेशन का मतलब है गैमीट बनते समय अलग अलग हो जाएंगे एलील। पृथक्करण, विसंयोजन, युग्मकों की शुद्धता, अगर आपको लिखना है तो ये देखो इसकी डेफिनेशन रही। अब डेफिनेशन से आपको लग रहा होगा कि यार बात तो समझ में आई नहीं, आइए अब इस पर अपन बात करते हैं। देखिए मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। एक्स और वाई को छोड़ दें तो बाकी सभी होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र है। किसी भी एक जोड़ी के बारे में देखो, 23 जोड़ी को अपन स्टडी करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। किसी एक जोड़ी पर अपन स्टडी कर लेते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप अपने को आइडिया लग जाएगी। तो ये एक जोड़ी गुणसूत्र है और ये होमोलोगस गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके इस लोकस पर कैपिटल टी वाला एलील है और इस पर स्मॉल टी वाला एलील है। अब मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इससे गैमीट बने, युग्मक बने, तो इन दोनों में से एक युग्मक में ये एलील जाएगा और दूसरे युग्मक में ये एलील जाएगा। सिंपल सी बात है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो एलील जो पहले थे वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अब इस युग्मक की अगर बात करें तो इसमें कोई मिक्स नहीं है, शुद्ध लंबा वाला इसमें एलील है। और इस युग्मक की बात करें तो इसमें शुद्ध बोना वाला एलील है। तो युग्मक में जो एलील है वो पर्टिकुलर किसी लक्षण के लिए है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। विसंयोजन या पृथक्करण का मतलब यह है कि अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों का जोड़ा था वो पृथक हो गया और जोड़े के साथ साथ जो एलील थे वो भी पृथक हो गए और साथ में शुद्ध रूप से रह गए। तो युग्मकों या गैमीट में जो एलील होंगे वो प्योर होंगे, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और बात करते हैं, अब भी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, देखो डेफिनेशन वही कह रही है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। और बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनाफेज अवस्था में देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज में जब इक्वेटर पे क्रोमोसोम आ जाते हैं, एनाफेज में फिर वो दूर होने लगते हैं, तो गुणसूत्र अलग होकर एलील या युग्म विकल्पी युग्मक में शुद्ध रूप से प्रवेश कर जाते हैं। इस बात का मतलब यही है कि दोनों अलग हुए, एलील जो है शुद्ध रूप से किस में चले गए, गैमीट में चले गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जैविक आधार यही है कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र अलग होते हैं और युग्मक शुद्ध रूप से किसी एलील के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जैविक आधार क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, तो एनाफेज स्टेज में आप पता कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है। इस पूरी बात को अगर सिंपल एक लाइन में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि युग्म विकल्पी आपस में सम्मिश्रित नहीं होते। कहने का मतलब जब पहले ये दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ थे, साथ साथ रहे थे, लेकिन दोनों ने आपस में कोई मिश्रण नहीं किया। जैसे अलग हुए, इसके पास अपना लक्षण था, इसके पास अपना लक्षण था। अब युग्म विकल्पी इस तरीके से अलग हो सकते हैं, ये पृथक्करण का नियम है। इस नियम का एक अपवाद भी है, नॉन डिसजंक्शन, जिसको अवियोजन कहते हैं। जब वियोजन का अपवाद होगा तो अवियोजन ही होगा। इस अवियोजन या नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, मैंने यहाँ पर 2 जोड़ी गुणसूत्र बताए हैं, 2 जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर। अब इससे गैमीट बनना है, युग्मक बनना है,
तो इस जोड़े में से एक जाएगा, इस जोड़े में से एक जाएगा, इसमें फिर बचा हुआ ये यहाँ पर, तो ये 2 युग्मक बन गए। अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन, और नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि देखो कैपिटल टी जाना था, कैपिटल आर दोनों ही ऊपर चले गए, तो यहाँ पर बचा क्या, एक टी, यहाँ पर एक की जगह कम हो गई और यहाँ एक ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब इस वाले गैमीट में एक गुणसूत्र ज़्यादा हो गया और इस वाले गैमीट में एक गुणसूत्र कम हो गया। ये जो गुणसूत्रों की अधिकता और ये जो कमी है, इसी को ही एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। और एन्यूप्लॉइडी का रीज़न क्या है, नॉन डिसजंक्शन, और नॉन डिसजंक्शन कहाँ होता है, एनाफेज स्टेज में। और एनाफेज स्टेज जो है किसका जैविक आधार है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रॉपर होता है तो गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल आधे होंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर गुणसूत्र में, जैसे मान लो ये जोड़ी थी पूरी की पूरी एक गैमीट में चली गई और एक में बचा ही नहीं। जैसे आपको पता हो तो जितने भी सिंड्रोम हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम किसकी वजह से होते हैं, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। या यूँ कह सकते हैं इसी को क्या, किसका एग्जाम्पल है ये सब, एन्यूप्लॉइडी, गुणसूत्रों की अधिकता या कमी। तो ये इसका अपवाद है पृथक्करण के नियम का। पृथक्करण नियम किस पर आधारित है, मैंने आपको कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अभी मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फ्लो चार्ट बनवा के भी बताता हूँ, लेकिन आप देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं और पूरी बात समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए और एलील भी प्योर रूप से अलग हो गए। युग्म विकल्पी आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं, यही क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका अपवाद यह है कि कभी कभी नॉन डिसजंक्शन भी हो जाता है, अवियोजन, जिसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी या बहुत सारे सिंड्रोम जिनके मैंने आपको बताए। और ये जो एकल संकर क्रॉस पर आधारित कौन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फ्लो चार्ट देखिए, एक नर कैपिटल टी, एक मादा स्मॉल टी, मियोसिस डिवीजन हुआ और समजात गुणसूत्र में जो युग्म विकल्पी थे वो स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। अर्धसूत्री विभाजन, और ये जो बने हैं ये गैमीट है, युग्मक है, ये है गैमीट। और मैंने आपको बताया था युग्मक बनाने की जो जिम्मेदार विभाजन है वो कौन है, अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों ये गैमीट शुद्ध है किसके लिए, लंबे के लिए। ये गैमीट है शुद्ध है लंबे के लिए, इसलिए शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम यह है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ये शुद्ध बोने के लिए, ये भी शुद्ध बोने के लिए। जब F1PD बनी तो देखिए सभी पादप कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए, ये कैपिटल टी वाला और ये स्मॉल टी वाला। इस बात को बड़े ध्यान से समझें। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि युग्मक आपस में सम्मिश्रित नहीं होते। देखो यहाँ पर कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला साथ है। आपने प्रभाविता के नियम में पढ़ा कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, मतलब यहाँ पर इन दोनों में ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये प्रभाव नहीं दिखा रहा, इसके डर से। भाई ये पहलवान है, ये कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, तू है अभी तक हम अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे, तू नेतागिरी कर ले। तो ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा, लेकिन दोनों साथ साथ है। और युग्मकों की शुद्धता का क्या मतलब है कि बेशक ये दोनों साथ है और प्रभाव इसका आ रहा है, लेकिन ये वाला भी अपना प्रभाव शुद्ध रूप से अपने पास रखे हुए हैं। जब भी इसको मौका मिलेगा अपना प्रभाव दिखाने का, अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जब F1PD से F2PD बनाएंगे तो ये देखिए फिर से गैमीट बने। यहाँ पर देखिए इसका प्रभाव क्या था, लंबा था ना पादप, लेकिन जैसे ही मियोसिस से फिर से गैमीट बने
भले ही ये इतने दिन इसके साथ रहा, लेकिन वापस शुद्ध रूप से क्या हुआ, बोना। मतलब जब भी युग्मक बने, ऐसा नहीं है कि ये लंबे के साथ रह के आया है तो उसमें थोड़ा बहुत लंबे के प्रभाव भी होंगे। वैसे जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो इसी सदमे में था कि पहले उसने देखो लंबा और बोना पादप लिया, तो उसके दिमाग में ये था कि कुछ बोने आ जाएंगे, कुछ लंबे आ जाएंगे। यहाँ सारे ही लंबे आ गए। जब दोनों लंबे लिए तो उसको लगा अब सारे लंबे आएंगे, पता लगा कुछ लंबे, कुछ विषम युग्मक की लंबे और कुछ बोने आ गए। इसके साथ स्मॉल टी रहा, लेकिन जैसे ही मियोसिस होगा शुद्ध रूप से फिर से ये अपना प्रभाव लेकर अलग हो जाएगा। यही युग्मकों की शुद्धता का नियम है। आप घर पर हैं, पापा भी घर पर है, पापा डोमिनेंट, आप रिसेसिव। जब तक पापा घर पर हैं आप ऐसे नाटक कर रहे हैं, पढ़ने गए, बिल्कुल किताब में ध्यान सारा ऐसे। जब तक पापा घर है, पापा डोमिनेंट है, आप रिसेसिव है, पापा का प्रभाव वो है, आपका प्रभाव आपके अंदर है, लेकिन अभी घर में प्रभाव पापा का है क्योंकि डोमिनेंट है। पापा ऑफिस चले गए, आप अलग वापस, आप बस, फिर उसके बाद क्या होता है वो आपको भी पता है। आप अपना प्रभाव वापस, और आपके साथ आपका भाई या बहन छोटा मिल गया तो फिर तो आप धमाल मचाने वाले ही हैं। इतने दिनों तक स्मॉल टी इसके साथ रहा, लेकिन उसके दोनों का सम्मिश्रण नहीं हुआ। जैसे ही मियोसिस हुआ ये अपना प्रभाव लेके, और ये देखिए जैसे ही इसको स्मॉल टी मिला इसने अपना प्रभाव वापस बोना दिखा दिया। आपको पता है F2PD में एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे कितने होते हैं, 1। ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है। युग्मक आपस में सम्मिश्रित नहीं होते, ये बात मैंने आपको बता दी है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज करें यहाँ से ये अलग हुआ तो अलग ही नहीं है, पूरा का पूरा ही गैमीट में आ जाए तो एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा और एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी आ जाती है। और रीज़न मैंने आपको बताया था, एनाफेज में ये जो गुणसूत्र प्योरली अलग नहीं हो पाते, इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो अगर पृथक्करण के नियम का अगर कोई अपवाद है तो वो है नॉन डिसजंक्शन या अविसंयोजन। तो दोस्तों ये पृथक्करण का नियम था। पृथक्करण के नियम से संबंधित जो भी बातें बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। अब अपन बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम या वंशागति का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। उसके बाद तीसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों इसमें क्या होता है, इस नियम अनुसार विभिन्न लक्षणों की वंशागति है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर है वो उनकी हेरिडिटी, उनकी वंशागति अलग अलग तरीके से होगी। ऐसा नहीं है पहला लक्षण दूसरे की वंशागति को इफेक्ट कर रहा है। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका ये है कि आप ये एक लक्षण लिया और ये दूसरा लक्षण। आपको पता है किसी लक्षण को निर्धारित करने का काम कौन करता है, जीन। और जीन की खोज किसने की या जीन नाम किसने दिया, जॉनसन ने। इसको पहले कारक कहा गया था मेंडल के द्वारा। आनुवंशिक इकाई या जेनेटिक यूनिट भी है। एक लक्षण है वो निर्धारित करेगा बीज के आकार को, एक दूसरा लक्षण है वो निर्धारित करेगा बीज के रंग को। अब इस बीज के आकार के जो लक्षण है इसके दो ट्रेट है, गोल और झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल्ड। बीज के रंग का येलो एंड ग्रीन, पीला और हरा। इन ट्रेट को डिटरमाइन या निर्धारित करने वाले एलील है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि ये देखिए ये है गोल या राउंड के लिए। अब ये कैपिटल भी आ गया है और ये स्मॉल। तो ऐसा नहीं है यहाँ डोमिनेंट है तो इसके रिसेसिव वाले पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, सीधी बात तो यही है।
जैसे यहाँ रिसेसिव है झुर्रीदार और यहाँ कैपिटल आ गया, कहने का मतलब ये दोनों एलील अलग जीन के हैं, ये दोनों एलील अलग जीन के हैं, इन दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको एक लाइन में यूं भी कह सकते हैं, दो अलग अलग जीनों के युग्म विकल्पी आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र वंशागत होते हैं। एलील ऑफ डिफरेंट जीन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करेंगे। यही कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्ययन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डबल हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने, अगर आपने डबल हाइब्रिड क्रॉस करवाया है किसी भी प्लांट के कैरेक्टर को लेकर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है, तो द्वितीयक या F2PD में लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 होगा। आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, F2PD में अगर लक्षण प्रारूप 9331 नहीं आया, फिनोटाइप डेविएट हो गया, कोई और रेशियो आया, तो समझ लें जीनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है। और ये अनुपात जनरली बदलता है लिंकेज या सहलगनता की वजह से। मेंडल के बारे में जब मैंने बताया तब भी इसके बारे में बात किया, और सहलगनता क्या होती है, लिंकेज क्या होती है, इसको भी अपन पर्टिकुलर बात करेंगे। लेकिन अभी आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में देखें, पहले डेफिनेशन देखें वास्तव में क्या मतलब है। देखो, ये दोनों एलील है, ये प्रभावी होगा तो इस पर होगा, इस दूसरे जीन के एलील पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूं कह सकते हैं कि तू तेरी दादागिरी तेरे घर में रख, ये एलील इस वाले पर प्रभावी हो सकता है, बाहर नहीं, दूसरे वाले पर, हमारे पर नहीं चलेगी। तेरी दादागिरी तेरे घर पे रख, हमारे ऊपर नहीं चलेगी। ये लाइन बताती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तू तेरे घर वालों पे प्रभावी हो सकता है, दूसरे लक्षण के जीन या जो एलील है उस कैपिटल R वाला कैपिटल Y स्मॉल y इन पर किसी भी प्रभाव से प्रभाव नहीं डालता। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। डेफिनेशन ये आपके सामने रही, किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। एक बार फिर कह रहा हूँ, जेनेटिक्स के वीडियो में मैंने बहुत बार बोला है, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो 9331 से डेविएट होता है तो इसका मतलब उन जीनों के बीच लिंकेज है, सहलगनता है। आइए, मेंडल के तीनों नियमों के बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।